एवरीवन, आपका फिर से एक बार स्वागत है रिफाइनर एकेडमी में। मैं हूं मनोज। आज हम लोग एनसीईआरटी का इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्लास 11th का ये सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको इसका इंट्रो दिया था, इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बेसिक हम लोगों ने देखा था। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली प्रदूषण के बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी गैसेस हैं, जितने भी कंपोनेंट हैं जो प्रदूषण करते हैं या उनसे बचाव के लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं, उनका थोड़ा डिटेल में और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे स्टडी करेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके बहुत से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं। जैसे अगर आप लोग देखेंगे तो यूपी बोर्ड है, आपका नीट है, जेई मेंस, यूपीएससी है, एसएससी है, ये सब में बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड आपको सवाल मिलेंगे। तो अगर आप लोग इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपको घुमा फिरा के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह रटने नहीं पड़ेंगे। कुछ इसके फीचर हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। किसी चीज़ को 10 बार रटने से ज़्यादा बेटर है उसको एक बार शांति से बैठ के उसको दिमाग में उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही पहले समझ लेना चाहिए। ठीक है, टाइम भले से लगता है, लेकिन ये समझिए आपका रोज़ रोज़ जिस पे 10 मिनट देंगे टाइम रोज़ रोज़ रटने पे, उससे बढ़िया एक दिन अच्छे से बैठिए, समझ लीजिए और समझेंगे। समझना ज़्यादा आसान होता है और रटेंगे तो वही है कि बार बार उसको रटना ही पड़ेगा। सो हम लोग चालू करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए। अगर आप उन दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ये आपको तीनों काम, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको इसको आपको करना है। ओके, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और अगर ये पूरा कोई भी आपका सुझाव भी होता है तो आप लोग उसमें कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। ओके, तो फ्यूचर में बहुत से जो है और भी प्लान है जो सोच रहा हूँ करने के लिए, ताकि इसमें बेटर प्लेटफॉर्म इस पे बना सकूँ, ताकि आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन और अच्छी से अच्छी यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। सो आपको अपना सपोर्ट दिखाते रहना है। ओके, सो चलते हैं, चालू करते हैं हम लोग आज से। ये एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट बहुत है, रियली बता रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम में इसको देख सकते हैं। देखिए, जो हम लोग चालू करने वाले हैं वो है आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से पहला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड वो है आपका प्रदूषण। ओके, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इससे जितने भी टॉपिक हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, वायुमंडल जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए है की मोटाई हर जगह समान नहीं होती है। ओके, हर जगह समान नहीं होती है उसकी ऊंचाई। अब इसकी देखिए, इसकी वायु, इसमें वायु की विभिन्न संकेंद्रीय परतें अथवा क्षेत्र होते हैं। संकेंद्रीय होता है, बोला जाता है, जिसमें सेंटर समान होता है, सेंटर समान होता है इस तरह से। तथा प्रत्येक परत का घनत्व भिन्न भिन्न होता है। ठीक है ना, क्योंकि गैसें बदलती हैं तो घनत्व भी गैस का बदलता है। घनत्व मतलब घनापन। जैसे आप लोग कहीं पे ज़्यादा गैसें हैं तो उसको कहेंगे घनत्व ज़्यादा है, कहीं पे कम है, विरल है, इसको बोलते हैं हम लोग वहाँ पे घनत्व कम है। वायुमंडल का सबसे निचला क्षेत्र जिसमें मनुष्य तथा अन्य प्राणी रहते हैं उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। यानी जिसमें बादल, वर्षा, बिजली की कड़क वगैरह होती है, मौसमी घटनाएं होती हैं, जिसमें मतलब वायुमंडल का मैक्सिमम पार्ट वही है, सबसे नीचे वाला, उसमें भारी गैसेस हैं और इसी में पूरे जीव जंतु जो है रहते हैं। यह समुद्र तल से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। 10 किलोमीटर ऊंचाई पर, यानी कि आप समुद्र तल है, समुद्र तल से 10 किलोमीटर तक अगर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपको उतनी ऊंचाई तक आपको क्या मिलेगा, क्षोभ मंडल मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अगर आप लोग देखेंगे, अब इसमें समझना है बहुत अच्छे से। और 10 से 50, यानी कि 10 किलोमीटर तक तो क्षोभ मंडल है, 10 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल है। इसी में जहाज़ वगैरह चलती हैं और इसी में आपका सबसे इम्पोर्टेंट है ओजोन। ओजोन लेयर इसी पे है और समुद्र तल से उसकी ऊंचाई जहाँ पे घनत्व तो ज़्यादा है 22 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल धूल कणों से युक्त होता है। ओके, धूल कण है क्योंकि मौसमी घटनाएं होती हैं, दिन भर हवाएं चलती हैं तो अपने साथ धूल कण वगैरह उड़ा के लेके चलती रहती है इधर से उधर। और देखिए, जिसमें वायु, अधिक जलवाष्प तथा बादल उपस्थित होते हैं, क्षोभ मंडल की बात हो रही है। इस क्षेत्र में वायु के तीव्र प्रवाह एवं बादल का निर्माण होता है, जबकि समताप मंडल में डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन, ओजोन, सूक्ष्म मात्रा में जलवाष्प होते हैं। तो आपको समताप मंडल में याद रखना है कि डाई नाइट्रोजन,
डाई ऑक्सीजन और ओजोन, सूक्ष्म मात्रा में जलवाष्प होता है। वायुमंडलीय प्रदूषण में मुख्यतः क्षोभमंडलीय तथा समताप मंडलीय प्रदूषण का अध्ययन किया जाता है। रीज़न ये है कि हमको ज़्यादातर इसी से काम होता है, और इसी दोनों परतों में क्षोभ मंडल और समताप मंडल में घनत्व जो है हवा का ज़्यादा होता है, और वायुमंडल का सबसे ज़्यादा पार्ट तकरीबन 60 से 70% भाग इन्हीं दोनों मंडलों में आता है। बाकी 30% जो भाग होता है और भी मंडलों में आता है, उसमें गैसें बहुत विरल होती है, सो उनका अध्ययन करना आसान नहीं है। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल का ये अध्ययन हम लोग करते हैं। देखिए, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों के 99.5% भाग को समताप मंडल में ओजोन पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है, तथा इसके प्रभाव मानव तथा अन्य जीवों की रक्षा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा, अगर मैं डायग्राम बना दूँ तो आप इसको समझिए कि अगर ये आपका अर्थ है, अर्थ, तो इससे ध्यान से देखना है आपको, इस तरह से। ये अगर आपका अर्थ है, ये पूरा अर्थ है आपका, ये पूरा अर्थ है ये वाला। ठीक है, तो ये गैसें हैं। ये वाला जो पहला लेयर दिख रहा है, ये वाला, ये फर्स्ट जिसमें लिख रहा हूँ, एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ओके, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है। तो देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो है इसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। ये यहाँ से लेकर इतनी मोटाई, इतनी मोटाई, ये सेकंड वाले को, तो फर्स्ट वाले को हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। ये पृथ्वी के समतल के एकदम निकट है, और इसी में सभी लोग सांस लेते हैं। दूसरा वाला जो है समताप मंडल है। तो हम लोग इन्हीं दोनों का पढ़ेंगे। और संकेंद्री का मतलब होता है इन सब का सेंटर जो होगा वो पृथ्वी का केंद्र ही होगा। जितनी भी परतें होंगी उन सब का केंद्र पृथ्वी का केंद्र होगा। सो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, क्षोभ मंडलीय प्रदूषण में हम लोग बात करेंगे इसके। क्षोभ मंडलीय प्रदूषण, तो वायु में उपस्थित अवांछनीय ठोस। अवांछनीय ठोस यानी कि जो प्रदूषणकारी होते हैं, जो मतलब आप सांस लेते हो जाके फेफड़े को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया को बाधित करते हैं, जीवन के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग अवांछनीय ठोस। जैसे धूल कण होते हैं, मेटल के जो पार्टिकल हैं, जो आयनाइज्ड पार्टिकल हैं, वो सब भी इसमें आते हैं। गैस कणों के कारण क्षोभमंडलीय प्रदूषण होता है। तो अवांछनीय ठोस होते हैं जैसे धूल कण वगैरह, और गैस कणों के कारण क्षोभमंडलीय प्रदूषण होता है। तो गैस कण होते हैं जो प्रदूषण करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुआ, मीथेन हुआ, और अन्य ऐसे गैसेस हैं जो प्रदूषण करती हैं। तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। हर एक गैस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, आपको बस पेशेंस रख के सुनना है। और आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपको डाउट कहीं नहीं होगा। अगर डाउट होता भी है तो मैं उसको अ, संज्ञान में लेकर उससे रिलेटेड मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, और उससे रिलेटेड जो भी आपका रहेगा आप बता सकते हैं। ओके, सो देखते हैं हम लोग। वायु में उपस्थित अवांछनीय ठोस तथा गैस कणों के कारण क्षोभमंडलीय प्रदूषण होता है। क्षोभमंडल में निम्नलिखित मुख्यतः गैसीय तथा कणिकीय प्रदूषण उपस्थित होते हैं। देखिए, गैसीय में क्या होंगे, गैसियस पार्टिकल होंगे, यानी गैस के अणु होंगे, गैस के परमाणु होंगे। इसी से रिलेटेड जो होंगे प्रदूषण होगा, गैस होंगे उसमें सिर्फ, जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन के ऑक्साइड कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें एल्कीन एल्काइन आते हैं, ओजोन है, और अन्य ऑक्सीकारक पदार्थ हैं जो वायुमंडल में होते हैं। ठीक है ना, क्या क्या, एक बार गैसीय प्रदूषण में सल्फर है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन की ऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, और हाइड्रोकार्बन है, ओजोन है, और अन्य ऑक्सीकारक है। अब देखिए कणकीय में क्या क्या है, यानी कि जिस ऐसे प्रदूषक जो कण के रूप में है। कण के रूप में कौन कौन है, धूल है, आपका धुआं है, धुआं भी कार्बन का एक तरह से वो कण ही है, कार्बन कण होते हैं। कोहरा है, फुहारा है, स्प्रे जिसको कहते हो, धुआं है, ये सभी कणकीय प्रदूषण है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं गैसीय प्रदूषण के बारे में हम लोग इसको पढ़ेंगे आराम से। अब आपको कुछ गैसेस दी जाएंगी, और उन गैसों के बारे में अच्छे से आपको यहाँ से पढ़ना है। और इस गैसों से रिलेटेड कई बार सवाल आते हैं, और आपको अगर इसके बारे में दिक्कत नहीं हो दिक्कत होती है तो आप लोग गलत कर देंगे। ओके,
तो हर गैसों का नेचर क्या होता है, हर गैसों के गुण क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड क्यों कौन से प्रदूषण होते हैं, क्या क्या प्रभाव डालता है वो जीवों के ऊपर, वनस्पति के ऊपर, वो सभी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। एनडीए या नीट में या जेई वगैरह में बहुत ज़्यादा ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है ना, कोई एग्ज़ाम अछूता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सल्फ़र के ऑक्साइड पढ़ेंगे। देखिए सल्फ़र के ऑक्साइड में अगर आप लोग देखेंगे तो सल्फ़र के ऑक्साइड में SO2 आप देख सकते हैं, SO3 देख सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब गैसें हैं जो मेनली ये सब आती हैं। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड 2 लगा है तो डाई, और 3 लगा है तो ट्राई बोलते हैं, ओके। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राई ऑक्साइड होते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, जीवाश्म ईंधन के दहन के परिणाम स्वरूप सल्फ़र के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल होते हैं, जो आप देखिए पेट्रोलियम पदार्थ है, कोयला है, ये जो चीज़ें जो जीवाश्म से निकली हैं, जैसे कोयला वगैरह होते हैं, पेड़ पौधे ज़मीन में बहुत लाखों वर्ष तक दबे रहते हैं, तो उच्च ताप और उच्च दाब पर वो कालांतर में परिवर्तित होकर कोयले में बदल जाते हैं। और कोयलों के जब जलाओगे कोयला वगैरह को या पेट्रोल वगैरह को, तो उनसे क्या निकलता है, सल्फ़र के ऑक्साइड यानी SO2 या SO3 निकलता है। इसमें प्रमुख स्पीसीज है आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड उतना नहीं है। यह एक गैस है, सल्फ़र डाइऑक्साइड एक गैस है, तथा मनुष्य एवं जंतुओं के लिए विषैली है, ओके। ऐसा प्रतीत होता है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्रा मनुष्य में विभिन्न श्वसन रोगों जैसे अस्थमा और श्वसनी शोथ, ठीक है ना, ब्रोंकाइलिटिस बोला जाता है इसको, एम्फाइसीमा, ये बीमारियां हैं जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के कारण होती है। तो आपको ये याद रख लेना है कि अस्थमा हुआ, श्वसनी शोथ हुआ और एम्फाइसीमा हुआ, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड के कारण होती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड के कारण आँखों में जलन होती है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस गैस के कारण आँखों में जलन होती है। कुछ ऐसे ऑप्शन, बहुत सी ऐसी गैसें होती हैं जो आँखों में जलन पैदा करती हैं, तो उनमें सल्फ़र डाइऑक्साइड भी एक ऐसी गैस है जो आँखों में जलन पैदा करती है। इससे आँखें लाल हो जाती है, ठीक है, तथा आँखों से आंसू आने लगते हैं, ये वाली इंपॉर्टेंट बात। SO2 की उच्च सांद्रता, अगर ये हाई सांद्रता में रहे, हाई सांद्रता का मतलब है बहुत ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड अगर गैस रहती है, तो फूलों की कलियों में कड़ापन आ जाता है, यानी फूलों की जो कलियाँ होती हैं वो कड़ी हो जाती हैं, और जिससे पौधों से शीघ्र गिर जाती हैं, टाइट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, और टाइट होकर वो गिर जाती हैं। ये फैक्ट नीट में पूछा हुआ है, ओके। सो आपको याद रखना है कि ये सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है, ये तो पूछा हुआ है, बाद में तो पूछेंगे नहीं, तो आपको और भी कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड थोड़ा सा देख लेना, और सिर्फ गैसों के बारे में। तो आप समझिए कि कहाँ से कितने डीप से ये पूछा गया है। नीट में पूछा गया था कि सल्फ़र की उच्च सांद्रता जो क्या करती हैं, फूलों की जो कलियाँ होती हैं उसको खड़ा कर देती हैं, जिससे ये आसानी से गिर जाते हैं, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये रिएक्शन वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि सल्फ़र क्या क्या करता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। देखिए सल्फ़र डाइऑक्साइड एक अनुत्प्रेरकी है, अनकैटालिसिस है, ऑक्सीकरण का एक धीमी प्रक्रिया है, ठीक है ना। यहाँ पर समझिए सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होता है, वो सल्फ़र डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण जब होगा तो वो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में बदलेगा। तो ये इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जब भी कोई कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण इसकी एक धीमी प्रक्रिया है, परंतु प्रदूषित वायु जिसमें कणकीय द्रव्य होते हैं, वायुमंडल में उपस्थित सल्फर ट्राइऑक्साइड की ऑक्सीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित कर देते हैं। यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो जल्दी जल्दी सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलने लगता है। ये ऐसा कब होता है, जब वायुमंडल में बहुत ज़्यादा कणकीय द्रव्य होते हैं। कणकीय द्रव्य यानी धूल, धूम, कोहरा, स्प्रे, फुहारा, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जब रहते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में तेज़ी से बदलने लगता है। अब आगे देखिए, जैसे ये रिएक्शन लिखा है, SO2 O2 से रिएक्शन करके SO3 बनाता है। इस अभिक्रिया की प्रगति वायुमंडल में उपस्थित ओजोन तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन को अगर बहुत तेज़ करना है तो ओजोन भी इसको तेज़ कर देती है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र याद रखना है, H2O2 होता है, ओजोन होता है O3 आपका। तो कुछ कंपाउंड के फार्मूले आपको साथ में याद करते चलना है। आपको कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, बता चुका हूँ। तो ओजोन और हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा ये जब उपस्थित रहेंगे तो ये तेज़ी के साथ अभिक्रिया होगी। अब इससे नुकसान क्या है आपको यहाँ पे ये समझना है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड
ओजोन से रिएक्शन करके सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाती है। SO2 हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन करके H2SO4 बनाता है। अब बताइए तेजाब है वायुमंडल में, तेजाब यानी सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है। अब इससे नुकसान क्या होगा अभी मैं बताऊंगा आपको कि जब अम्लीय वर्षा पढ़ेंगे हम लोग तो वायुमंडल में तो है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, ये कैसे गई है, जो आप कोयला वगैरह जला दिए, पेट्रोल वगैरह जला दिए तो उससे क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड गई। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड से H2O2 से रिएक्शन करके हाइड्रोजन परऑक्साइड से H2SO4 बना ली। अब इससे क्या होगा, ये क्या होती है, जल में बहुत ज़्यादा घुलनशील होती है। तो घुलने का मतलब क्या होता है, जब आप समुद्र का पानी जो है भाप बन के ऊपर जाएगा तो ये पानी में ये H2SO4 घुल जाएगी, यानी उसके साथ मिक्सअप हो गई। अब बताइए जब बारिश होगी तो क्या आएगा, इसके साथ पानी के साथ आएगा आपके साथ सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेजाब। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड कितना डेंजरस होता है, ओके, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा अम्लीय वर्षा कराता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है, अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है तो ये एसिडिक वर्षा कराएगा, जिससे प्राणी जगत पर, जीव जंतुओं पर बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो सरकार इसी के लिए पेट्रोलियम का शोधन वगैरह या कोयले जो जलाए जाते हैं उस पर बहुत ज़्यादा रोकने के लिए प्रयास करती है। और वो कैसा प्रयास करती है वही जाने। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो क्या आप लोगों को सल्फ़र डाइऑक्साइड के बारे में जितनी जानकारी थी यहाँ पे एनसीईआरटी के थ्रू मैं बता दिया हूँ। आपको इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी एनफ है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आपको समझना है कि अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है के कारण, किसके कारण, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण अम्लीय वर्षा होती है, तो आपको ये कि एग्जाम्पल में ये भी याद कर लेना है, ओके, सल्फ़र डाइऑक्साइड। और ये कैसे ओजोन से अभिक्रिया करती है और कैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन करती है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड कई प्रकार के होते हैं, जिसमें 4-5 कैटेगरी है नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, बट आपको उनके सभी के नाम हम लोग पी ब्लॉक में देखेंगे उसको अच्छे से। बट यहाँ पर जो कंपाउंड दिए गए हैं जिनसे प्रदूषण होता है वही हम लोग पढ़ेंगे। वायु के प्रमुख अवयव डाई नाइट्रोजन तथा डाई ऑक्सीजन, यानी N2 है और O2 है। वायु में आपको पता ही होगा कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद एक्चुअल में 78% जो है नाइट्रोजन है, और 21% थोड़ा सा कम हो गया है डाई ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन गैस है। यही मिल के अगर आप लोग देखेंगे तो 99 के आसपास में ये सभी दोनों गैसें मिल के हो जाती हैं। तो यही मुख्य रूप से हैं। सामान्य ताप पर ये गैसें आपस में अपक्रिया नहीं करती हैं, यानी कि जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो ये अपक्रिया नहीं करती हैं। परंतु उच्च उन्नतांश पर जब बिजली चमकती है तब ये आपस में प्रतिक्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। अब ध्यान से समझना है, देखिए किसी भी अपक्रिया के लिए ताप जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है ना। ताप से क्या होता है कि जो अणु होते हैं इनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप वही देखेंगे किसी कमरे में बंद है, आग लग जाएगी तो स्थिर तो रहेंगे नहीं, आप भागेंगे उठ के। तो इसी तरह से जब भी कहीं पर ताप बढ़ता है तो वहाँ पे गैसें क्या होती हैं, बहुत तेज़ी से गति करने लगती हैं। तो उनके बीच में टक्कर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब टक्कर होता है तो रिएक्शन इनके बीच में हो जाता है, यानी परमाणुओं का अदली बदली हो जाएगी, तो इससे कोई नया कंपाउंड बन जाता है। ओके, तो ये कब ताप बढ़ने की बात कर रही है, जब बिजली चमकती है। तो आपको ध्यान रखना है, बिजली चमकती है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ जाता है वायुमंडल में। और इस टेम्परेचर में जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन संपर्क में आते हैं तो वहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं, क्योंकि कोई भी कंपाउंड जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो उसका ऑक्सीकरण होता है। जैसे नाइट्रोजन ने किया तो नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया, यानी नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा। ओके, सो देखते हैं हम लोग। तो NO2 ऑक्सीकरण पर NO3 आयन बनाती है, ये भी ध्यान रखना है, NO3 आयन बनाती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की ऑक्साइड ही है एक तरह से, जो मृदा में घुलकर उर्वरक का कार्य करती है। किसी स्वचालित इंजन में उच्च ताप पर जब जीवाश्म ईंधन का दहन होता है तब डाई नाइट्रोजन तथा डाई ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड NO2 की पर्याप्त मात्रा देती है। यानी कि जब भी कोई इंजन वगैरह चलता है तो उसमें भी क्या होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड NO और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड NO2 की मात्रा निकलती है। तो आपको इसमें भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब उर्वरक के भी काम आते हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि ये सुर्रा वगैरह छींटते हैं, तो सुर्रा क्या होता है, यही सब होता है उसमें। वो उर्वरता को बढ़ाता है, नाइट्रोजन जो पौधों के लिए आवश्यक आवश्यक होता है वो उसकी पूर्ति करता है। तो यहाँ पे रिएक्शन में दिया हुआ है आपको जैसे N2+O2 जो रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड दिया हुआ है। NO ऑक्सीजन से शीघ्रतापूर्वक अभिक्रिया करके
NO2 देता है। आपको ये रिएक्शन याद नहीं करना है, बट ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं उच्च ताप पर तो कोई नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है। ओके, इतना याद रखना है। तो इनके कुछ ऑक्साइड के नाम याद रखना है, जैसे NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO को नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। देखिए, NO रिएक्शन करके NO2 से NO2 बनाती है। जब समताप मंडल में नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन से क्रिया करती है तब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के निर्माण की दर बढ़ जाती है। यानी कि जब भी ये ओजोन के संपर्क में आ जाते हैं तो नाइट्रिक जो ऑक्साइड है आपका वो बहुत तेज़ी से चेंज हो जाता है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड में। अब ये क्या क्या प्रभाव डालता है ये नीचे इसके बारे में लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं अभी। ओके, देखिए, यातायात तथा सघन स्थानों पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है या बहुत ज़्यादा घनी कस्बा है पर उत्पन्न तीक्ष्ण लाल धुआं, ये इम्पॉर्टेंट है, जो तीक्ष्ण लाल धुआं होता है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। यानी कभी कभी देखेंगे कि जैसे दिल्ली वगैरह में ये देख सकते हैं आप लोग कि वहाँ पे जो जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, बहुत घनी आबादी होती है, वहाँ पे देखेंगे कि लाल रंग का जो धुआं है ना एक तरह से दिखता है, कहीं दूर दराज पे देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो ये किसके कारण होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना आपको। NO2 की अधिक सांद्रता होने पर पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं। तो NO2 की बहुत ज़्यादा अगर मात्रा हो जाएगी तो पौधों की पत्तियां क्या हो जाएंगी? गिर जाती हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि जहाँ पर भी आ, ईंट भट्ठे होते हैं वो भी, या जहाँ भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो ऑटोमेटिक सिर्फ पेड़ की टहनियाँ दिखती हैं और पत्ते बेसिकली गिर जाते हैं। ये उसी का प्रभाव है आपको। तो SO2 के बारे में अभी बताया हूँ कि SO2 से क्या होता है, फूलों की कलियाँ जो होती है कड़ी होकर गिर जाती हैं और NO2 के कारण पौधों की पत्तियाँ गिर जाती हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। देखिए कितना हानिकारक प्रभाव है NO2 का। NO2 के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? पौधों का, पेड़ पौधा जिसमें भी हरित लवक है उनका विकास रुक जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फेफड़ों में उत्तेजना उत्पन्न करता है, यानी कि जलन एक तरह से उत्पन्न होगी, बेचैनी होगी, घबराहट होगी। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो जहाँ भी इसकी कंसंट्रेशन हाई होगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। देखो, जिससे बच्चों में प्रजन श्वसन रोग उत्पन्न हो जाते हैं, यानी बच्चे जो होते हैं उनमें श्वसन रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। आप लोगों ने देखा होगा प्रदूषित शहरों में बच्चों की जो मृत्यु दर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं। ठीक है, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होती है और उसकी डेथ भी हो जाती है। यह जीव ऊतकों के लिए विषैली भी है और जितने भी एनिमल टिश्यू हैं उनके लिए भी ये विषैली है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विभिन्न वस्त्र, रेशों अथवा धातुओं के लिए भी हानिकारक है। तो ये रेशा के लिए भी और धातुओं के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन वगैरह करके इनकी प्रॉपर्टी में चेंजेस ला देती है। जो जो रेशों की क्वालिटी है उसको भी प्रभावित करती है, रेशे मजबूत नहीं होते हैं और केमिकली इफेक्ट होके और उनका कलर वगैरह भी उड़ जाता है। तो ये सब तमाम प्रकार की चीज़ें आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा होती है। तो हम लोगों ने अभी दो गैसों के बारे में पढ़ा है, एक है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड। उसके बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया है, आपको हर पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए यही सब आते हैं। तो आप लोग समझेंगे कि वन लीनियर पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि वन लीनियर में सिर्फ एक लाइन कहीं का उठा के पूछेंगे, हो सकता है कुछ दूसरा डाटा आपसे पूछ ले। सो आज अगर आप लोग देखेंगे कंपटीशन इतना टफ है कि आपको उसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ये कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं और जिनमें सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ओके, और इनको क्रमशः एल्केन, एल्किन, एल्काइन नाम दिया जाता है। ये भी जैसे आप लोग LPG सिलेंडर वगैरह देखते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट देखते हैं और कंडा उंडा जो गोबर वगैरह से बनाया जाता है उनमें भी ये सब हाइड्रोकार्बन क्रिएट होते हैं। तो इन सब चीज़ों से किस प्रकार का प्रदूषण होता है, क्या वायुमंडल में प्रभाव डालते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। देखिए, हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। स्वचालित वाहनों स्वचालित वाहनों में ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण उत्पन्न होते हैं, यानी ईंधन अच्छे से नहीं जल पाता है तो ये उत्पन्न होते हैं। देखिए कैसे ईंधन नहीं जल पाता है अच्छे से। जैसे कभी कभी आप लोग देखेंगे कि जो स्टंट वगैरह करते हैं तो वहाँ पे एक बैग धक्का देते हैं उसको, मतलब कि क्लच
और स्लेटर वगैरह का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बना के वो करते हैं, तो उसमें अपूर्ण दहन नहीं होता है और फ्यूल बहुत तेज़ी के साथ जल के उसको एक इम्पल्स देता है, ठीक है ना। और उसके कारण वो बाइक का पार्ट जो होता है उठ जाता है, ट्रैक्टर वगैरह भी उठ जाता है। तो ये भी एक तरह से वहाँ पे अपूर्ण दहन होता है, जल अच्छे से बर्न नहीं हो पाता है, तो वहाँ भी एक तरह से हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है। अधिकांश हाइड्रोकार्बन कैंसरजन्य होते हैं, इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन से कैंसर होता है। ओके। यह पौधों में काल प्रभावण, देखिए एक इफेक्ट है, देखिए क्या होता है। काल प्रभावण ऊतकों के निम्नीकरण तथा पत्तियों, फूलों एवं टहनियों में छाया द्वारा हानि पहुंचाते हैं। तो इनसे क्या होता है कि पेड़ पौधों की जो छाया बेसिकली लगती है उससे भी इनको डैमेज होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कार्बन के ऑक्साइड। तो हाइड्रोकार्बन आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोकार्बन कैसे होता है। ये फ्यूल वगैरह जो जलाए जाते हैं अपूर्ण दहन से, वो हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होते हैं। हाइड्रोकार्बन हम लोग जब हाइड्रोकार्बन एक पूरा चैप्टर है उसमें भी पढ़ के यहाँ पे समझ सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में उसमें ज़्यादा आपको डिटेल में समझाया रहेगा, बट इतना इम्पॉर्टेंट है। अब ये टॉपिक बहुत अच्छे से इसको कई और एस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो आपको पूरा देखना है। और ये गैसों को हम लोग फिर एक बार देखेंगे। तो कार्बन के ऑक्साइड देखते हैं। कार्बन के ऑक्साइड में सबसे पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का पहली बात तो फार्मूला याद होना चाहिए, CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गंभीर वायु प्रदूषकों में से एक है, ध्यान रखना, सीरियस, बहुत गंभीर। यह रंगहीन है, गंधहीन है। यह श्वसनीय प्राणियों के लिए हानिकारक है, जिस जो भी श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, उनके लिए हानिकारक है। इसमें विभिन्न अंगों तथा ऊतकों के लिए दी जाने वाली ऑक्सीजन के प्रवाह को रोकने की सामर्थ्य होती है। एक्चुअल में देखिए होता क्या है कि जो आपका ये हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और बहुत तेज़ रिएक्शन करके इसके साथ एक ऐसा कंपाउंड बना लेता है जो ऑक्सीजन के प्रवाह को बाधित करता है। और ऑक्सीजन जब नहीं पहुंचेगा तो ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पाएगा और जिससे जीव जो होगा वो उसकी मौत हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं ऑक्सीजन के प्रवाह को ही। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझाया हुआ है इसमें कि यह कार्बन के अपूर्ण दहन, देखिए वहाँ पे पहले ये कार्बन हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ रहे हैं उसमें, यह कार्बन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इसकी सर्वाधिक मात्रा मोटर वाहनों से निकलने वाले धुओं से उत्पन्न होती है। इसके अन्य स्रोत कोयला, ईंधन, लकड़ी, पेट्रोल का अपूर्ण दहन है। विश्व में पिछले कुछ वर्षों में यातायात के साधनों की संख्या तेज़ी से वृद्धि हुई है। यानी कि जितने भी यातायात के साधन है, बाइक है, 4 व्हीलर है, ठीक है, 3 व्हीलर्स हैं, और भी बाकी सब गाड़ियाँ हैं, तो आप लोग देखेंगे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। पहले हर घर में एक साइकिल हुआ करती थी, बाइक रेयर हुआ करती थी गांव में, और अब देखेंगे तो हर घर में 3 या 4 बाइक ऑलरेडी रखी रहती हैं। तो वो इतनी बाइक जब चलेंगी तो कितना प्रदूषण बनाएंगे, ठीक है। शान अलग चीज़ होती है कि हम शान के लिए रखे हैं, 3-4 गाड़ियाँ हैं मेरे पास, बशर्ते आपको समझना होगा कि क्या आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं ऐसा कर पाएंगी। तो आंसर है नहीं, क्योंकि उस समय तक इतना प्रदूषण हो जाएगा कि आपकी शान उनके लिए काल बन जाएगी। सो आपको एक लिमिटेड मात्रा में जितनी ज़रूरत हो कि इतने से मेरा काम हो सकता है उतनी ही रखनी चाहिए। उससे ज़्यादा जो रखने पर समझिए प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए आगे, अधिकतर वाहनों का उचित रखरखाव नहीं होता है, अर्थात प्रदूषक नियंत्रक उपकरण उपयुक्त नहीं होते हैं। यानी उनका कुछ भी प्रदूषण के लिए, उसके लिए कोई रेगुलेटर नहीं होता है कि कैसे उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। ये पूरी सिस्टम उसमें नहीं रहते हैं। पुरानी से पुरानी मॉडल की गाड़ियाँ देखेंगे आप लोग चलाई जाती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा धुआं आता है, वो सब भी धड़ल्ले पे चलते हैं। परिणाम स्वरूप अत्यधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य प्रदूषक गैसें निर्गमित होती हैं। क्या आप जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली क्यों है? इसके बारे में यहाँ पे समझाया हुआ है। यह हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक प्रबलता से संयुक्त हो जाती है। मैं बताया हूँ अभी कि ये ऑक्सीजन जितना जल्दी से हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है उससे कई गुना ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 300 गुना ज़्यादा। बहुत ही अस्थाई संकुल है, ठीक ना, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं ये हम लोग चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें समझ लेंगे। बस आपको समझना है कि 300 गुना क्या है, अस्थाई होता है। यानी कि रिएक्शन कर लेगा हीमोग्लोबिन के साथ तो उसके साथ एक
एकदम स्टेबल हो जाएगा। जब रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन अभिक्रिया करता है तो जो कंपाउंड बनाता है उसी को क्या कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा 3-4% तक पहुंच जाती है, तब रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। यानी कि ऑक्सीजन अब नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि अब देखिए लेके जाना था आपको, सपोज करिए कहीं पे भोजन की कमी है, ठीक है ना, कहीं पे भोजन की कमी है तो आपको ट्रक पर भोजन लेके जाना है, ठीक। आप इस पे क्या लेके जा रहे हैं, अब इस पे मान लीजिए सीमेंट भर के लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जो भूखे लोग रहेंगे वो तो मर ही जाएंगे, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं खाना का। तो यही बात है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को उठा के लेके जा रहा है और ज़रूरत किसकी, ऑक्सीजन की। ओके, तो यही सब प्रॉब्लम है। तो तब देखिए ऑक्सीजन की इस न्यूनता से सिर दर्द, ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमेशा सिर दर्द होता है। नेत्र दृष्टि की क्षीणता, यानी कि आँखों से बहुत रेयर दिखने लगता है, ठीक है। और फेस पे एक मलिनता छा जाती है। और देखिए तंत्र की आवेग में न्यूनता, ठीक है ना, यानी जो आपका तंत्रिका आवेग है वो बहुत ज़्यादा न्यून हो जाता है, बहुत मतलब क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाती है, चंचलता बहुत कम हो जाती है, एकदम शिथिल हो जाता है अंग और कमजोरी जैसा हर समय दिखता है, ठीक है ना। हृदय वाहिका में तंत्र अव्यवस्था आदि विसंगतियाँ हो जाती हैं, तो हृदय वाहिका जो होती है, आपके हार्ट सिस्टम जितना भी है वो सब डैमेज हो जाता है। यही कारण है कि लोगों को धूम्रपान नहीं करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आप देखिए धुआं तो ठीक है बाहर भी हो रहा है, आप धुआं उसको डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, फेफड़े के अंदर ले रहे हैं, तो वो भी आपकी, ये पूरी बातें जो है ये इतने कारण होते हैं जो आपको डैमेज कर सकता है। देखिए गर्भवती महिलाओं के रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की बड़ी मात्रा काल पूर्व जन्म, स्वतः गर्भपात एवं बच्चों की विरूपता का कारण होती है। यानी कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनमें अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो क्या होता है उससे, कि समय से पहले ही बच्चे का जन्म हो जाता है, ठीक है ना, और स्वतः गर्भपात हो जाता है, बच्चों में विरूपता आ जाती है, ठीक है ना, उनका बॉडी पार्ट वगैरह डैमेज हो जाता है, सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता और भी जो एक्टिविटी है वो डैमेज हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक है। यह इतनी विषैली है कि 1300 ppm की सांद्रता आधे घंटे में प्राणघातक हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि 10 लाख अणु है मान लीजिए वायुमंडल में गैस के, उसमें अगर 1300 अणु आ गए कार्बन मोनोऑक्साइड के, तो क्या होगा, अगर इस इन्वायरमेंट में कोई व्यक्ति अगर आधे घंटे तक ही रहता है तो मर जाएगा। यानी कि 10 लाख अणु हैं, उसमें से अगर मान लीजिए 1300 अणु कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति आधे घंटे रहेगा तो वो मर जाएगा। इतना खतरनाक गैस है ये। ओके, आगे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, श्वसन, जीवाश्म ईंधन का दहन, सीमेंट निर्माण में काम आने वाले चूना पत्थर आदि से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड निर्गमित होती है। यानी कि सांस लेते हैं जब आप लोग जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, पेट्रोल कोयला वगैरह जलाते हैं, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सीमेंट निर्माण में जब आप लोग चूना पत्थर जो यूज किया जाता है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस केवल क्षोभ मंडल में होती है। सामान्यतः वायुमंडल में इसकी मात्रा आयतन के अनुसार 0.03% होती है। याद रखना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 0.03। ये पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो इतनी कम मात्रा होती हुए भी ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के अधिक प्रयोग से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा निर्गमित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से हरित पौधों द्वारा कम कर दी जाती है। ये क्या बोल रहा है, मैं बता रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर वायुमंडल में ज़्यादा है तो जो हरे पौधे होते हैं, यानी जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर देते हैं। रीज़न ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। देखिए जिससे क्या होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बनी रहती है, सेम बनी रहती है। देखिए जो जीव होते हैं वो तो ऑक्सीजन छोड़ेंगे,
सॉरी ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, पौधे उसको ग्रहण कर लेंगे। तो एक तरह से साइकिल साइकिल बना होता है कि जीव क्या करेंगे, अब पौधे क्या करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, वो ऑक्सीजन जीव ग्रहण करेंगे, जीव क्या करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। तो इस तरह से ये बनी होती है। परंतु देखिए इसमें अगर बैलेंस बिगड़ जाता है, यानी कोई कंपोनेंट ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर ये हानिकारक प्रभाव छोड़ता है। जैसे देखिए, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बनाए रखना आवश्यक होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की, आगे पढ़ते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, फलतः ऑक्सीजन मुक्त होती है। बताया हूँ अभी कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको ग्रहण करते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, इसलिए संतुलित चक्र बना रहता है। जैसा आप जानते हैं, वनों के कटने तथा जीवाश्म ईंधन के अधिक दहन के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। अब देखो, वन काटोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो अवशोषित कर रहे थे पेड़ पौधे, वो तो अब कम हो गए। अब कम होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। ये पूरा फैक्टर है। अब इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ निकल रही हैं कि इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की भरमार हो रही है। इससे अनेक समस्याएं जैसे ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ठीक है ना, ये सब प्रभावित हो रही हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो वायुमंडल का तापमान है वो बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से जो जलीय जीव हैं उन पे संकट मंडरा रहा है, वनस्पतियाँ उनको संकट मंडरा रहा है। और जो पहाड़ों से बेसिकली जो बर्फ़ जमी है वो पिघल रही है, पिघलने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, बाढ़ आ रही है। बहुत बहुत ही प्रॉब्लम है, आपको यही सब इसमें जानना है। देखिए देखिए पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है। कार्बन डाइऑक्साइड की यही बढ़ी हुई मात्रा भूमंडलीय ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। मैं बताया हूँ आपको। एक्चुअल में देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है कि ये गैस जो है आपकी, जो धरती से जो ऊष्मा विकिरित होती है बाहर जाती है, क्योंकि सूर्य से बेसिकली सूर्य से तो ऊष्मा आती है। रात के टाइम में ये ऊष्मा क्या होती है, बाहर जाती है, या दिन के टाइम भी जाती है बाहर। तो इन ऊष्मा की मात्रा को ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। पकड़ेंगे, जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा पकड़ लेंगे। अब ऊष्मा को पकड़ने का मतलब क्या है, ये हीट हो जाते हैं। हीट होने के कारण ये इनके साथ ये वायुमंडल एसोसिएट है, और एसोसिएट होने के कारण पूरा वायुमंडल ही गर्म हो जाएगा। अब गर्मी के कारण क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। जो पहाड़ हैं उन पे जो बर्फ़ जमे हैं वो क्या करेंगे, ग्लेशियर वगैरह हैं वो पिघलने लगेंगे, बाढ़ आएगी, तमाम तरह की चीज़ें होंगी जो देखा जाएगा बाद में। आगे जो टॉपिक है वो है हम लोगों का भूमंडलीय ताप वृद्धि और हरितगृह प्रवाह। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। बाकी ये टॉपिक आपको कैसा लगा है वो बता सकते हैं। ये टॉपिक जो अभी हम लोग थर्ड वीडियो में देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरितगृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, और भूमंडलीय ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सो हम लोग यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे भूमंडलीय ताप वृद्धि और हरितगृह प्रभाव को लेकर। ओके, सो हैव अ नाइस डे, थैंक्स।